A very good morning dear children. कैसे हो आप सभी? I hope you all are fine and doing well at your home. बेटा in last lecture we have studied DNA fingerprinting. ठीक है? One more thing I want to announce here that CBSE has reduced some of its curriculum. जिसने उसका syllabus है कुछ reduce कर दिया है काफी हद तक. तो उसमें कुछ chapters हैं या कुछ topics हैं जो उसमें included नहीं हैं. मैं आपको वो टॉपिक्स और वो जो चैप्टर्स हैं अलग से पीडीएफ लिंक आपका ग्रुप में सेंड कर दूंगी. आप उन चैप्टर्स को देख लीजिए. कुछ पार्ट है जो हम कर चुके हैं और कुछ पार्ट हमने नहीं किया है तो उसको वहां से आपको सिलेबस में से डिलीट करना है. ठीक है? ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक. लास्ट हमने पढ़ा था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, ठीक है, कहाँ कहाँ उसकी एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ हम उसको यूज कर सकते हैं. टुडे वी विल स्टडी अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. राइट? व्हाट इज दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? एक्चुअली ये था क्या, देखिए जैसे जैसे साइंस एडवांस हो रही थी, मैंने आपको बताया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हुई, फिर उसकी कुछ एप्लीकेशंस भी थी. तो जब हमें पता चला कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स हैव सम डिफरेंट सीक्वेंसेस, सभी इंडिविजुअल्स में कुछ सीक्वेंसेस ऐसी होती हैं जो अलग होती है, जो उनको यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है. ठीक है? तो उसी से उसके बाद जब और टूल्स डेवलप हो गए, जब और इक्विपमेंट्स डेवलप हो गए, टेक्नोलॉजी जो है वो और एडवांस हो गई, तो धीरे धीरे जब पता लगने लगा कि भाई सभी इंडिविजुअल्स की सीक्वेंसेस अलग अलग है, तो क्यों ना हम ह्यूमन जीनोम की, जो ह्यूमन का जीनोम है पूरा उसका जेनेटिक कंटेंट है, क्यों ना हम उसके डीएनए की सीक्वेंसिंग कर लें. ठीक है? तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मेनली एम कर रहा था किस चीज को, कि जितना भी ह्यूमन का डीएनए है उसकी सीक्वेंसिंग कर ले. उससे क्या फायदा होगा, अगर ह्यूमन डीएनए की सीक्वेंसिंग हो जाती है तो उसपे इन फ्यूचर हमारे पास अगर कोई पर्टिकुलर कोई डिजीज हो जाती है किसी ह्यूमन बीइंग में, तो हम उसके डिजीज की सीक्वेंस को मैच कर सकते हैं अर्लियर वन से. उस सीक्वेंस को मैच करके हम बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जीन जो है वो किस तरह के कोई डिजीज कॉज कर रहा है, कोई डिसऑर्डर कॉज कर रहा है, और वहां हम उसको ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है? तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो बनाया गया था सबसे पहले, वो इसी में इसलिए उसका मेन एम यही था कि अगर हम पूरे ह्यूमन डीएनए की सीक्वेंसिंग कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी ऐसी सीक्वेंसेस है जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में किसी तरह के डिसऑर्डर या डिजीजेस कॉज कर रही है. समझ में आ रही है आपके बात? ठीक है? तो उससे रिलेटेड कुछ हम पढ़ेंगे. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब स्टार्ट किया गया था, इट वाज स्टार्टेड इन 1990 में स्टार्ट किया गया था बच्चों. इट वाज अ मेगा प्रोजेक्ट. मेगा का मतलब होता है बहुत बड़ा. ठीक है? मेगा प्रोजेक्ट इसलिए था क्योंकि देखिए अराउंड ह्यूमन बीइंग की अगर मैं बात करूं, एक ह्यूमन का जो डीएनए है इट इज अराउंड 3 × 10⁹ बेस पेयर्स. ठीक है? तो इतना बड़ा डीएनए उसको सीक्वेंस करना इट वाज अ डिफिकल्ट टास्क, बहुत मुश्किल था. तो उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स चाहिए थे, प्लस अमाउंट ऑफ मनी जो इसमें इन्वेस्ट हो रहा था, जो पैसे इसमें इन्वेस्ट हो रहे थे वो भी बहुत लार्ज स्केल पे हो रहे थे. इसके साथ साथ बहुत सारी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थी. जो ये ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग हो रही थी, इसके टास्क में इसको सीक्वेंस करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थी. बहुत सारे कंट्रीज ने अपना पैसा लगाया हुआ था, इसलिए इसको एक मेगा प्रोजेक्ट कहा जाता है. अदर देन दैट एक और चीज है, जब ये 1990 में स्टार्ट हुआ था बच्चों, तो ये पूरा सीक्वेंसिंग, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था इन 2003. ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि 1990 से 2003 तक अराउंड 13 ईयर्स उसको पूरा कंप्लीट होने में लग रहे थे. ठीक है? तो बहुत लंबी प्रोसेस थी, इसलिए इसको मेगा प्रोजेक्ट कहा जाता है. अ नंबर ऑफ कंट्रीज आर इन्वॉल्वड इन दैट. ठीक है? उसके अलावा देखिए जब सीक्वेंसिंग करने लगे तो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर करना बहुत मुश्किल है. इतना ज्यादा आप ह्यूमन डीएनए को सीक्वेंसिंग कर रहे हो, उससे रिलेटेड इतने फैक्ट्स आएंगे आपके पास, इतनी इंफॉर्मेशन आएगी, उसको स्टोर करना भी बहुत डिफिकल्ट टास्क हो रहा था. तो उसको स्टोर करने के लिए हाईली स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर्स चाहिए थे. ठीक है? इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चाहिए थे जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को डेटा के फॉर्म में स्टोर कर सके. ठीक है? तो उसको स्टोर, अगर ये आप ये सोच के चलिए, अगर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो पूरा करा गया था, अगर उसको हम इन बुक्स में कंपाइल करने की कोशिश करें, देन इट वाज इम्पॉसिबल फॉर एवरीवन. ठीक है? इतना सारा डेटा आप बुक्स में कंपाइल नहीं कर सकते. आई थिंक अराउंड 3400 और मोर देन दैट बुक्स कैन बी रिक्वायर्ड फॉर द कंपाइलेशन ऑफ दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा. ठीक है? तो इसीलिए सारा डेटा कहाँ स्टोर किया जा रहा था? कंप्यूटर्स में.
एक गोल दिमाग में रखा गया था, सबने सोचा था कि सबसे पहले क्या करना है, ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग करने के लिए जितना भी ह्यूमन डीएनए है उसके सभी जीन्स को आइडेंटिफाई करना कि कहाँ कहाँ पे कौन सा जीन प्रेजेंट है, किस तरह के जीन्स प्रेजेंट है, उन सब का आइडेंटिफिकेशन करना। उसके बाद कितने उस जीन में कितने बेस पेयर हैं उन सभी की सीक्वेंसिंग करना, डिटरमाइन सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर, अराउंड 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स आर प्रेजेंट। उन सभी केमिकल बेस पेयर की सीक्वेंसिंग, जो हमारे पास जीनोम आ गया है, जेनेटिक कंटेंट आ गया है, अब उसकी सीक्वेंसिंग करना। नेक्स्ट स्टेप क्या था, उस सारे इंफॉर्मेशन को, मैंने अभी बताया आपको, उस सारे डेटा को कलेक्ट करके कंप्यूटर्स में फीड करना, डेटाबेस को, सारी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर्स में फीड करना। देन नेक्स्ट गोल क्या था कि उसके लिए अब हमें क्या डेवलप करना है, सीक्वेंसिंग के लिए नए टूल्स डेवलप करने। जैसे कि मैंने आपको बताया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज किया जाता है डीएनए को कट करने के लिए, ठीक है। तो एक टूल तो क्या हो गया हमारा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हो गया। उसके अलावा और भी इक्विपमेंट्स, जैसे मैंने बताया आपको हाईली स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर्स चाहिए थे उसके लिए, ठीक है। टू इम्प्रूव द टूल्स विच वर अवेलेबल, जो पहले से अवेलेबल थे उनको और स्पेशलाइज्ड बनाना और एडवांस बनाना, ठीक है। देन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इन अदर सेक्टर्स आल्सो, ठीक है। अगर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इस टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हो जाती है तो उसके बाद अदर इंडस्ट्री, जैसे अदर सेक्टर्स हो गए, इंडस्ट्रीज हो गई, हेल्थ सेक्टर्स हो गए, ठीक है। अभी मैंने बताया अगर ह्यूमन जीनोम की पूरी सीक्वेंसिंग हो जाती है तो इजीली हम दूसरे फील्ड में, जैसे मेडिकल फील्ड में उसको यूज कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने के लिए या उसको क्योर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है एड्रेस ELSI। ELSI क्या होता है बच्चों, किसी भी चीज पे आप नया कुछ इन्वेंट कर रहे हो, नई डिस्कवरी कर रहे हो, नया वर्क कर रहे हो, कोई नई रिसर्च कर रहे हो, तो आपको कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एथिकल, कुछ एथिकल नॉर्म्स हैं हमारे कि हम किसी को हार्म ना करें उस टाइम। अगर आप कोई नई चीज कर रहे हो, जैसे ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग कर रहे हो, तो आपके आसपास जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किसी तरह का कोई हार्म नहीं होना चाहिए। L is for legal, ELSI, L is for legal। लीगल का यहाँ क्या मतलब है, लीगल का मतलब है कि आप सारे जो लॉज हैं उनको फॉलो करते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए आप ये ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग करेंगे। S means social, सोशल से क्या मतलब है, सोशल जो आप एक सोसाइटी में रहते हैं, ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। जो भी चीज आप कर रहे हैं आपको ध्यान में रखना है कि आपके आसपास के जो नेबर्स हैं या फिर नेबर जो आपका है वो किसी भी तरह अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ELSI, I का मतलब है इश्यूज। आपको इन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए ही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को करना था, ठीक है। तो मेनली इसके मेथड्स के लिए जो मेथोडोलॉजी इसमें यूज हुई थी, इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की सीक्वेंसिंग करने में जो मेथड्स यूज हुए थे, वन वाज EST। फर्स्ट स्टेप जो था इसकी सीक्वेंसिंग के लिए वो था EST, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस स्टेप। जैसे नाम से ही पता चल रहा है वो सीक्वेंसेस उनका पता लगा लेना उस जीनोम का जो एक्सप्रेसिबल पार्ट हो। एक्सप्रेसिबल मींस व्हिच विल ट्रांसक्राइब इनटू RNA, ठीक है। पहले सारे उस जीन्स को कलेक्ट कर लेना कि जो RNA बनाएगा, जो अपना एक्सप्रेशन शो करेगा, उन सीक्वेंसेस को कलेक्ट कर लेना। देन सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन का मतलब यहाँ पर है कि आपने वो डीएनए, वो पूरा जीनोम कलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद आप क्या करते हैं, यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से उनको फ्रेगमेंट्स में कट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया है सीक्वेंस एनोटेशन में, वी विल कलेक्ट ऑल द जीनोम को कलेक्ट करना। जीनोम को कलेक्ट करने के बाद उसको फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देना। फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करने के बाद उसकी क्लोनिंग करना। क्लोनिंग मींस उसको, उसके नंबर को इंक्रीज कर देना, ठीक है। क्लोनिंग करना, उसके नंबर को इंक्रीज करना ताकि इजीली उसकी सीक्वेंसिंग हो सके। क्लोनिंग के लिए मेनली जो दो वेक्टर्स यूज किए गए थे, दैट वाज BAC एंड YAC। BAC is bacterial artificial chromosome vector and YAC is yeast artificial chromosome vector, ठीक है। जो हमने डीएनए क्लोन किया है, क्लोन के लिए हमें एक डीएनए को दूसरे ऑर्गेनिज्म में, देखिए जो ई. कोलाई बैक्टीरिया होता है, अभी हम नेक्स्ट जो हम आपकी यूनिट पढ़ेंगे दैट इज
डीएनए का नंबर इंक्रीज करने के लिए। Here you are using yeast artificial chromosome, आप yeast को एज अ वेक्टर यूज कर रहे हैं उस डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो ये दो वेक्टर्स यूज किए गए थे। अदर देन दैट अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की जो मेथड्स यूज किए गए सीक्वेंस एनोटेशन में, जब आपके पास पूरा डीएनए आ गया, अब आपको क्या करना है सीक्वेंस एनोटेशन में, उसकी सीक्वेंसिंग करनी है कि भाई इसके डीएनए के अंदर कौन सी सीक्वेंस प्रेजेंट है, ATG है, CTG है, क्या है, ठीक है। उस सीक्वेंसिंग के लिए मेथड यूज किया गया था, दैट वाज डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक सेंगर। सेंगर मेथड था सीक्वेंसिंग के लिए कि उस डीएनए को सीक्वेंस करे कैसे, ठीक है। वो सारा डेटा सीक्वेंसिंग क्या कहाँ फीड हो गया था, कंप्यूटर्स में फीड हो गया था, ठीक है। कंप्यूटर्स में ऐसी एप्स डेवलप की गई थी जिससे उस पूरे को सीक्वेंस कर सके, ठीक है। तो ये कुछ गोल्स थे HGP से रिलेटेड, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से रिलेटेड। उसके अलावा सैलिएंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम, अब मैं ह्यूमन जीनोम की बात करूँ तो उसके जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बन गया था, उसके सारे स्टेप्स हो गए थे, तो क्या क्या उसमें फीचर्स इंक्लूड थे, क्या क्या उसके पर्टिकुलर फीचर्स थे। तो पहला जो आता है, हमें क्या पता चला ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद कि फर्स्ट हमें क्या पता चला कि जो ह्यूमन जीन है, ह्यूमन जीनोम है, उसके अंदर अराउंड 3164 बिलियन बेस पेयर्स प्रेजेंट है। 3164 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक एवरेज जीन जो होता है, अगर मैं एक सिंगल एवरेज जीन की बात करूं तो अराउंड इन अ सिंगल एवरेज जीन 3000 बेसेस आर प्रेजेंट। कम से कम 3000 बेसेस प्रेजेंट होते हैं एक सिंगल एवरेज जीन के अंदर, ठीक है। ये सारे क्या है फीचर्स हैं, ये सारे क्या है गोल्स हैं कि भाई HGP को करने से पहले क्या क्या एम बनाए गए, ठीक है। देखो मेन एम था सीक्वेंसिंग का, तो उसके लिए क्या क्या छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे गोल्स फॉलो किए गए उस पर्टिकुलर एम तक पहुंचने के लिए, ठीक है। ये है आपके फीचर्स। जब HGP हो गया था, ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग हो गई थी, उसके बाद हमारे पास क्या कंक्लूडिंग पॉइंट्स निकल के आए, क्या हमें पता चला उस HGP प्रोजेक्ट से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अर्लियर जो एजम्पशन थी, पहले ये माना जाता था कि एक सिंगल सेल में अराउंड 80,000 या 1 लाख सेल्स होते हैं, सॉरी जीन्स होते हैं, ठीक है। इट वाज अ फॉल्स एजम्पशन, ऐसा नहीं होता है। जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की सीक्वेंसिंग की गई तब पता लगा कि टोटल जीन्स जो होते हैं इट इज अराउंड 30,000, इट इज अराउंड, ये भी एक अप्रॉक्सीमेट फिगर था, एक्यूरेट फिगर नहीं था, ठीक है। तो 30,000 जीन्स प्रेजेंट होते हैं ऐसा अनुमान लगाया गया, और उसमें से भी लेस देन 2% पूरे जीनोम में से सिर्फ लेस देन 2% ही होता है जो कि पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड करता है। बाकी सारा क्या है हमारा, किसी तरह का कोई प्रोटीन कोड नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि जो क्रोमोसोम नंबर 1 होता है उसकी सीक्वेंसिंग सबसे लास्ट में की गई थी, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 1 जो है वो सबसे लास्ट में सीक्वेंस किया गया था, एंड क्रोमोसोम इट वाज फाउंड दैट क्रोमोसोम नंबर 1 हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स। क्रोमोसोम नंबर 1 पे सबसे ज्यादा जीन्स थे, दैट वाज अराउंड 2968, ठीक है। ये फिगर जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा हुआ है। नॉर्मली इससे आपका जो नीट का एग्जाम है उसमें बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 1 जो है उस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स थे। देन क्रोमोसोम नंबर Y सबसे कम नंबर ऑफ जीन्स थे क्रोमोसोम नंबर Y पे, दैट वाज 231 ओनली, ठीक है। उसके अलावा ऐसी लोकेशंस भी पाई गई जीनोम में, अराउंड 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसी थी जहां पे SNPs प्रेजेंट थे, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, कि भाई विद इन द सेम इंडिविजुअल एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में ही इतनी सारी लोकेशंस ऐसी है जहां सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड का ही चेंज है, बाकी सब सेम है, ठीक है। अगर मैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कंपेयर करूं तो भी हमारे अंदर पॉलीमॉर्फिज्म शो होता है। अगर मैं विद इन द इंडिविजुअल की बात कर रही हूं, सेम उसी इंडिविजुअल की बात कर रही हूं, तो उसमें सिर्फ सिंगल न्यूक्लियोटाइड का चेंज था, ठीक है। ऐसी बहुत सी लोकेशंस पाई गई जहां SNPs प्रेजेंट